हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर एग्जाम में फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन या फिर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में पूछा गया हो तो हमें किस तरीके से लिख के आना है, कौन से डायग्राम बना के आने हैं, ये सारी बातें यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है, जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है, वो समझने के लिए सबसे पहले तो हमें एक वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा जो दोनों में ही कॉमन है, जो कि है डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन का मतलब अच्छे से समझ लेंगे। अगर डिफ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन समझना बच्चों का काम हो जाएगा। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि लाइट हमेशा है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाता है। जैसे कि हो गया हमारा टॉर्च, टॉर्च में से लाइट जो निकलती है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। जैसे कि हो गया लेजर लाइट, जो बचपन में हम खेला करते थे, उससे भी लाइट का एक स्ट्रेट बीम हमें देखने को मिलता था। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये फर्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्लिट S1 है और एक स्लिट S2 है। स्लिट यानी क्या, एक होल करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्क्रीन हमने लगा के रखा है। लाइट यहां से एंटर होगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, यहां से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तो यहां तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये जो हमारा रीजन है, ओपेक रीजन यानी अपारदर्शी रीजन जो है, यहां से यहां तक लाइट नहीं जा पाएगी, यानी कि ये हो गया हमारा डार्क रीजन। डार्क रीजन यानी क्या, जहां पे लाइट हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। तो ऐसी बातें हम बचपन में पढ़ के आए हैं। ये बात जो है तभी सच होगी जब ये जो स्लिट का जो डायमेंशन है या फिर बोल लो ये जो डायामीटर है, वो डायामीटर ये जो लाइट है उसके वेवलेंथ से कई ज्यादा हो। वापस एक बार, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में कब ट्रैवल करेगी, जब लाइट का जो वेवलेंथ है, लाइट का कुछ वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ यानी क्या, ऐसे करके हम ऐसे कुछ बनाते हैं, ये हो गया हमारा वेवलेंथ, जिसे हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, 10⁻⁻7 से लेके 10⁻10 मीटर के आसपास कुछ वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो अगर ये जो हमारा स्लिट है, जो होल है, उसका डायमेंशन या फिर उसका डायामीटर इससे कई ज्यादा बड़ा हो, यानी कितना हो सकता है, हम 1 mm हो सकता है, 0.5 mm हो सकता है। 1 mm 0.5 mm के सामने ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में कब ट्रैवल करेगी, जब स्लिट का जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू हमारी वेवलेंथ जो है लाइट की उससे, ठीक है, तभी लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जब स्लिट का डायमेंशन जो है, स्लिट का जो होल है, जो हमारा डायमीटर है, वो करीब करीब इसके बराबर हो तब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्या लिया है, स्लिट का डायमेंशन बड़ा है, जैसे कि हो गया टॉर्च। टॉर्च का डायमेंशन कितना होता है, कुछ कम से कम 5 सेंटीमीटर के आसपास डायमीटर, और वेवलेंथ कितना होता है 10⁻⁻7 में, ठीक है। तब स्ट्रेट लाइन में जाएगा। हमारा लेजर लाइट होता है, उसका जो डायमीटर होता है स्लिट का, वो कितना होता है, करीब करीब 1 mm, आधा mm, लेकिन जो लाइट है उसका वेवलेंथ कितना होता है 10⁻⁻7, ठीक है। यानी होल अगर बड़ा है और वेवलेंथ के डायमेंशन से बड़ा है होल, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर होल का डायमेंशन यानी कि स्लिट का डायमेंशन और वेवलेंथ दोनों बराबर बराबर हो, यानी कि यहाँ पे जो हमने स्लिट बनाई है वो स्लिट का डायमेंशन क्या होगा, 10⁻7 मीटर है, ठीक है। और वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ भी 10⁻7 मीटर है। तब क्या होगा, तब देख लेते हैं। यहां से इतने छोटे से होल में से ये लाइट पास हुई, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डार्क रीजन, जहां पे हमें यहाँ पे लाइट देखने को मिलेगी नहीं। कब नहीं मिलेगी, जब इसका जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ा हो वेवलेंथ से। अब यहाँ पे ये जो डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन है, इसका जो होल है वो किसके बराबर होगा, वेवलेंथ के बराबर होगा। तब क्या होगा, तो हाइगेन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था क्या, कि लाइट जो होता है वो वेव फ्रंट बनाता है, और लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है, लाइट का जो डायरेक्शन होता है, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। ये हाइगेन प्रिंसिपल में हम अच्छे से समझ चुके हैं, जिसके अंदर हर एक जो वेव फ्रंट होता है उसके ऊपर सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वेवलेट बनाता है और आगे बढ़ता है। खैर, इतनी बात करनी नहीं है हमें तो यही समझना है कि लाइट में से क्या निकलते हैं, वेव फ्रंट, ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। और लाइट जो होता है वो कैसे ट्रैवल करता है, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर। तो यहाँ से लाइट निकली यानी ये वेव फ्रंट हो गया, ये वेव फ्रंट निकल रहे हैं और लाइट कैसे ट्रैवल करेगी, ये वेव फ्रंट के 90 डिग्री पे यानी परपेंडिकुलर ये ट्रैवल करने वाली है। ऐसे ही यहाँ से भी लाइट निकली, वेव फ्रंट निकले, लाइट हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये केस में ये जो हमारा डार्क रीजन था वहां पे लाइट, कुछ भी लाइट आई नहीं थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। कब स्ट्रेट लाइन में जाती है? जब स्लिट का डायमेंशन जो है बहुत बड़ा हो इसके वेवलेंथ से। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, स्लिट का डायमेंशन और लाइट के वेवलेंथ का डायमेंशन सेम है, जिसके कारण क्या होगा, अब लाइट जो है वो ये जो एज है, यहाँ पे ये जो एज है, कॉर्नर है, वहां पे क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी और हमारे डार्क रीजन के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, उसी एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल बना के रखा है, ये क्या होगी, हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक यानी अपारदर्शी ऑब्जेक्ट जिसपे से लाइट पास नहीं हो सकती, ये हो गया हमारा स्क्रीन। ठीक है, अब ये ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट सामने हमें क्या मिलेगा, डार्क रीजन, लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, ये हमें पता है इसलिए। अब यहाँ से एक लाइट निकली, इसमें से क्या निकलेंगे, वेवलेट्स निकलेंगे। ठीक है, वेव फ्रंट निकलेंगे और लाइट हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे ये जो एज है या फिर कॉर्नर है ओपेक ऑब्जेक्ट का, वहां पे लाइट क्या करेगी, बेंड कर जाएगी और डार्क रीजन में एंटर कर जाएगी। तो ये जो फिनोमिना होती है लाइट के बेंड करके डार्क रीजन में एंटर करने की, जब भी वो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करे और डार्क रीजन में एंटर कर जाए, तो ये फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन की फिनोमिना। ठीक है, शायद से बात समझ में आ गई होगी। तो डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। समझ गए, लाइट यहाँ पे बेंड हो रही है। क्यों बेंड हो रही है, एट दी एज, एज पे बेंड हो रही है, ये हो गई हमारी एज या कॉर्नर, ये हो गया हमारा एज या कॉर्नर। कब, व्हेन इट स्ट्राइक्स दी ओपेक ऑब्जेक्ट, जब ओपेक ऑब्जेक्ट पे वो टकराएगी, जब वो ओपेक ऑब्जेक्ट पे वो टकराएगी तब क्या हो जाएगी, उसके एज पे वो बेंड हो जाएगी और कहाँ एंटर कर जाएगी, एंटर कर जाएगी डार्क रीजन में, एंटर कर जाएगी हमारे ये डार्क रीजन में। तो ये फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी क्या। और ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब देखने को मिलेगी, यहाँ पे तो देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि डायमेंशन जो स्लिट का है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, 1 mm, 0.5 mm। किसके कंपेयर में, ये जो हमारा वेवलेंथ है उसके कंपेयर में 10⁻⁷ तक जाता है, तब डिफ्रैक्शन की फिनोमिना नहीं दिखेगी। तो डिफ्रैक्शन की फिनोमिना कब दिखेगी, जब स्लिट का डायमेंशन और लाइट का वेवलेंथ का डायमेंशन दोनों सेम हो या स्लिट का डायमेंशन और भी छोटा हो वेवलेंथ से, तब हमें डिफ्रैक्शन की फिनोमिना देखने को मिल जाएगी। तो शायद से इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये डिफ्रैक्शन होने के कारण यानी कि लाइट जो बैंड होती है उसके कारण क्या होता है, डार्क शैडो रीजन में एंटर कर जाती है, उसके कारण क्या होता है, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस हमें देखने को मिल जाती है, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। तो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस कैसे दिखती है, तो यहाँ पे वापस से वही डायग्राम बनाया, एक स्लिट बनाया है, स्क्रीन बनाया है, इसका डायमीटर जो है, डायमेंशन जो है वेवलेंथ के करीब करीब है, यानी 10⁻⁷ मीटर के आसपास ये डायमेंशन है। तो क्या होगा, ये हमारा हो गया ये स्लिट के सामने का पोर्शन डार्क रीजियन, ये हो गया स्लिट के सामने का पोर्शन, ये भी डार्क रीजियन। लाइट क्या करेगी, एज पे बेंट हो जाएगी, ओपेक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेगी तब, और कहाँ एंटर कर जाएगी, डार्क रीजन में एंटर कर जाएगी, यानी कि यहाँ पे लाइट का डिफ्रैक्शन हुआ है। डिफ्रैक्शन होने के कारण हमें फ्रिंजेस मिलेगी, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस उसे बोलेंगे। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस कैसे मिलेगी, ये सेंटर पे तो हमें क्या मिलने वाला है, सेंट्रल ब्राइट मिलने वाला है। उसके जस्ट ऊपर हमें फर्स्ट डार्क मिलेगा, यहाँ पे भी नीचे फर्स्ट डार्क, फिर उसके जस्ट ऊपर फर्स्ट ब्राइट, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, थर्ड ब्राइट। ऐसे करते करते ये जो थिकनेस होती है फ्रिंजेस की वो कम होती जाती है और अंत में हमें डार्क देखने को मिलता है। अब यही चीज अगर हम ग्राफ से समझे तो ये ग्राफ में हमने ये जो एक्स एक्सिस है पाथ डिफरेंस लेके रखा है और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी लेके रखी है। यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट हमें मिलती है, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट मिलती है। क्यों ब्राइट फ्रिंज मिलती है, वाईडीएससी में देखा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लैम्बडा के बराबर। ठीक है, तो एन बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे लैम्बडा पे यहाँ कुछ आएगा, यहाँ पे 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, ऐसे करके तो 0 ये लैम्बडा आ जाएगा, यहाँ पे ये सेकंड ब्राइट 2 लैम्बडा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट डार्क मिलेगी। फर्स्ट डार्क हमें कहाँ मिलती है, लैम्बडा बाई 2 पे मिलती है, फिर 3 लैम्बडा बाई 2 पे मिलती है, फिर 5 लैम्बडा बाई 2 पे मिलती है। सारी बातें हम कर चुके हैं और देख सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, धीरे धीरे का इंटेंसिटी कम होती जाएगी और अंत में 0 हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे डार्कनेस देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी बातें थी डिफ्रैक्शन की। अब हम समझ लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में।
जो डिफ्रैक्शन जो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं? फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। और जो डिफ्रैक्शन की जो पैटर्न होती है, जो स्क्रीन पे जो पैटर्न मिलती है, वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे लिखा है डिफ्रैक्शन पैटर्न या डिफ्रैक्शन जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। कौन सी तीन चीज पर डिपेंड करती है? पहली चीज तो हो गई वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ कितनी है। जैसे कि यहाँ पे वापस एक स्लिट बना के रखा है, स्क्रीन है, यहाँ पे लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कोई भी डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्लिट का डायमेंशन जो है वो 1 mm है और लाइट का वेवलेंथ जो है 10⁻⁷ मीटर है। यानी कि अभी हमने देखा था कि अगर स्लिट का डायमेंशन बड़ा हो वेवलेंथ से तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, कोई भी डिफ्रैक्शन होगा नहीं। लाइट डार्क शेडो रीजन, ये जो डार्क शेडो रीजन है उसमें एंटर करेगा नहीं। ठीक है। दूसरी बात कि अगर हम ये जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर है स्लिट का, ये डायामीटर उसको वेवलेंथ के बराबर ले ले, लैम्बडा यानी क्या? लाइट की वेवलेंथ, यानी कि ये वेवलेंथ 10⁻⁷ है, डायामीटर भी 10⁻⁷ ले लिया हमने, छोटा सा कर दिया। तब क्या होगा? तब लाइट जो है, ये जो हमारा डार्क शेडो रीजन है ऊपर नीचे, इसके पीछे का डार्क, इसके पीछे का डार्क, तब लाइट जो है वो एजेस पे बैंड हो जाएगी और डार्क रीजन में एंटर कर जाएगी, यानी डिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात कि अगर हम ये जो डायमीटर है स्लिट का बहुत ही छोटा कर दें, यहाँ पे तो छोटा था वेवलेंथ के करीब करीब, यहाँ पे और छोटा कर दिया, यानी डायमीटर बहुत छोटा है वेवलेंथ से, तब भी हमें क्या मिलेगा? ऐसे करके डिफ्रैक्शन मिलेगा। लाइट वापस से क्या करेगी? बैंड करेगी एजिस पे। ये हमारा हो गया डार्क रीजन। डार्क रीजन में क्या होगा? लाइट एंटर कर जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायमीटर चेंज करने से क्या होगा? डिफ्रैक्शन की पैटर्न भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे हो गई, फैल गई, यहाँ पे थोड़ी सी थी। यानी कि डिफ्रैक्शन की पैटर्न किस पर डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिफ्रैक्शन जो है वो दूसरी कौन सी चीज पे डिपेंड करती है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सोर्स का डिस्टेंस है, लाइट जहां से आ रही है और स्लिट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। यानी सोर्स को अगर हम दूर ले जाएंगे, यहाँ पे तो डिफ्रैक्शन होता नहीं है, यहाँ पे सोर्स को अगर दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन का पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्लिट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है उस पर भी डिफ्रैक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि स्लिट और स्क्रीन, ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस पे भी जो डिफ्रैक्शन है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा है, किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट और स्क्रीन के पे भी डिपेंड करता है। तो जो डिफ्रैक्शन है वो मेनली तीन चीज पे डिपेंड करता है। पहला कौन सा? वेवलेंथ पे। ठीक है, वेवलेंथ कैसे हम बोल देंगे कि जब डायामीटर जो है वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो तब डिफ्रैक्शन होगा नहीं, डायामीटर वेवलेंथ के करीब हो तब डिफ्रैक्शन होगा, और डायामीटर वेवलेंथ से और भी छोटा हो तो ज्यादा डिफ्रैक्शन होगा। दूसरा कौन सा बोला हमने? सोर्स और स्लिट के बीच का कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। स्लिट और स्क्रीन के बीच का कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। बस इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई तो अब ये फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन समझना बच्चों का खेल है। कैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में लिखा हुआ है, डिफरेंस के तरीके से हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में, कि जो हमारा सोर्स, स्लिट और जो स्क्रीन होता है वो एकदम पास पास में होते हैं। तो वही लिखा है, सोर्स, स्लिट एंड स्क्रीन आर केप्ट एट नियर बोले तो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें वही तीन चीज सोर्स, स्लिट और स्क्रीन, ये कहां पे रखे होते हैं? फार दूर दूर, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होते हैं। यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, नियर होता है, फाइनाइट होता है। जबकि फ्राउनहोफर में क्या होता है, हम सोर्स को दूर रखेंगे, स्लिट को दूर रखेंगे और स्क्रीन को दूर रखेंगे, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे गए होते हैं ये तीनों तीन चीज। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि सोर्स यहाँ पे है और स्क्रीन अमेरिका में है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली यानी क्या कि ये जो हमारा वेवलेंथ है लाइट का 10⁻⁷ है, उसके कंपेयर में अगर ये जो स्क्रीन है हम इसे 10 सेंटीमीटर दूर रखें तो कंपैरेटिवली क्या होगा, ये फार डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और नियर डिस्टेंस में यानी क्या 10⁻⁷ है तो हम 1 सेंटीमीटर उसके पास रख देंगे। फार डिस्टेंस यानी इतना भी नहीं, कंपैरेटिवली हम रख रहे हैं। बात शायद से समझ में आ रही होगी आपके। ठीक है,
तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन में इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होते हैं किस पे, स्लिट पे, वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। स्लिट पे जो आते हैं वेव फ्रंट वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। समझ लेते हैं ये भी बात। अब ये सोर्स है, सोर्स में से क्या निकलेगा, ऐसे वेव फ्रंट निकलेंगे, स्फीयर निकलेगा, ऐसे करके स्फीयर निकलते जाएंगे, 3 डायमेंशन में अज्यूम कर पाओ तो आप, ठीक है। तो जो इंसिडेंट होंगे वेव फ्रंट वो कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। और फ्राउनहोफर में जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होंगे वो कैसे होंगे, प्लेन होंगे। क्यों प्लेन होंगे, फ्राउनहोफर में हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट दूर है, स्लिट दूर है, ठीक है। तो दूर है इसका मतलब क्या, सपोज करते हैं यहां से लाइट निकली, ऐसे करके निकली, ऐसे करके आगे दूर है, यहां सोर्स अभी तक स्लिट आया नहीं है, तो यहां पे जाके स्लिट आया, तो करीब करीब क्या दिख रहा है हमें, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। यानी कि जो वेव फ्रंट इंसिडेंट करते हैं स्लिट पे फ्राउनहोफर में वो कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं। क्यों, क्योंकि सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो वही लिखा है वेव कहाँ पे, इंसिडेंट वेव फ्रंट्स ऑन द स्लिट्स आर प्लेन, फ्राउनहोफर में समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट पॉइंट, किसमें, फ्रेस्नेल में, वेव फ्रंट लीविंग द स्लिट आर आल्सो स्फेरिकल। यानी क्या, जो वेव फ्रंट यहां से बाहर निकल रहे हैं वो भी स्फेरिकल ही होंगे। हाँ सही बात है, फ्रेस्नेल में क्यों, डिस्टेंस कम है तो इंसिडेंट स्फेरिकल हुआ, तो जो निकल रहा है, लीव कर रहा है स्लिट से, वो भी स्फेरिकल होने वाला है। लेकिन फ्राउनहोफर के अंदर क्या होने वाला है, इंसिडेंट क्या किया, प्लेन वेव फ्रंट, तो निकलेगा क्या, प्लेन वेव फ्रंट। यानी कि वेव फ्रंट जो इंसिडेंट करते हैं स्लिट पे वो कैसे होंगे, फ्राउनहोफर में प्लेन, और निकलेंगे वो लीव करेंगे वो कैसे होंगे, वो भी प्लेन होंगे। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वेव फ्रंट लीविंग द स्लिट आर आल्सो प्लेन। इंसिडेंट कैसे होंगे, प्लेन होंगे। क्यों, दूर डिस्टेंस पे रखा है, तो ऐसे स्फीयर निकलते 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 करीब करीब स्ट्रेट लगेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, टू सी द डिफ्रैक्शन लेंसेज आर नॉट यूज्ड। जो हमारा फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन है उसके अंदर लेंसेज का यूज नहीं किया जाता अगर हमें डिफ्रैक्शन की पैटर्न देखनी है तो। क्यों नहीं यूज किया जाता, क्यों नहीं यूज किया जाता, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, दूरी कैसी है, एकदम पास पास है, एकदम पास पास दूरी है, तो जो भी लाइट निकलेगी वो तुरंत एक ही पॉइंट पे आने की कोशिश करेगी। अगर दूर डिस्टेंस होता तो ऐसे फैलने की ट्राई करते, लेकिन पास में ही है तो लाइट चली जाएगी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंसेज का यूज नहीं होगा। और अच्छे से समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है, लाइट एंटर हुई, इसका डायमीटर कैसा है, डायमीटर है वेवलेंथ के बराबर, तो लाइट बेंड कर जाएगी और डिफ्रैक्शन हो जाएगा, डार्क शेडो रीजन में एंटर कर जाएगी। ये हो गया हमारा इतना डार्क शेडो रीजन, ठीक है, और एंटर कर जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं लाइट बेंड होके एक पॉइंट पी पे चली गई, क्यों, पास में ही है। अगर दूर कर दे तो फैलने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी लेंसेज का यूज होता नहीं है, किसमें, पैटर्न लेने के लिए, फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है टू सी द डिफ्रैक्शन लेंसेज आर नॉट यूज्ड। अब फ्राउनहोफर में क्या होगा, 2 कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा तभी जाके हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। कैसे, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो कैसा होता है, डिस्टेंस फार होता है सोर्स और स्लिट के बीच का। तो पहले तो एक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, वहां से ऐसे कुछ लाइट निकलेगी, वेवलेट्स फ्रंट्स निकलेंगे। अब वो तो कहाँ भी जा सकते हैं, तो उसको एक डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया, यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग होगा, यानी कि ये कहाँ एंटर कर जाएगा, डार्क शेड रीजन में एंटर कर जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। जब डिफ्रैक्शन होगा तब क्या होगा, ये जो हमारा स्क्रीन है बहुत ज्यादा दूर है, यानी लाइट जो है फैल सकती है, कोई एक पॉइंट पे आने के चांसेस बहुत ही कम है और हमें डिफ्रैक्शन देखना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है रे को, ये हो गया डाइवर्ज, ये हो गया कन्वर्ज, कोई एक पॉइंट पे उसको मीट करा देगा और यहाँ पे हमें कुछ डिफ्रैक्शन की पैटर्न देखने को मिल जाएगी। आई होप दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसमें लेंसेज का यूज नहीं होता क्योंकि पास में है, इसमें 2 लेंसेज का यूज होता है। क्यों, ये दूर है सोर्स और हमारा स्लिट, और यहाँ पे भी एक लेंस लगेगा क्योंकि स्लिट और हमारा जो स्क्रीन है वो भी दूर है, तब जाके हमें एक डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलेगा फ्राउनहोफर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है जो हमारा फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन है वो डिफिकल्ट टू एनालाइज है, एनालिसिस करना उसको डिफिकल्ट है। क्यों एनालिसिस करना डिफिकल्ट है और इसको इजी है क्यों, वो भी देख लेते हैं। इसको एनालिसिस करना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कैसा है, थोड़ा सा है। तो अगर ये जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा भी हम आगे पीछे करेंगे तो ये पॉइंट पी जो है ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसका पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो एकदम इसका जो शिफ्टिंग है वो तुरंत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहेगा। तो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इसको एनालिसिस
करना पड़ेगा। जबकि फ्राउनहोफर में एनालिसिस एकदम ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि इसका डिस्टेंस पहले से ही दूर है, इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे तो पॉइंट पी के पोजीशन में इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। एज फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कोई इंसान 100 किलोमीटर दौड़ रहा है और हम बोलेंगे कि भाई तू 10 मीटर और दौड़ ले, तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले से ये दूर है। थोड़ा और दूर या थोड़ा पास कर दिया तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि इसका एनालिसिस एकदम आसान है फ्राउनहोफर का। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि जो शेप और इंटेंसिटी होता है डिफ्रैक्शन का, वो डिस्टेंस चेंज होने पर चेंज होगा। यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ इसका शेप ऐसे कुछ बन रहा है, ऐसे कुछ शेप बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है उसको चेंज करेंगे हम, या इसको कुछ चेंज करेंगे तो क्या होगा? शेप और इंटेंसिटी इसकी चेंज हो जाएगी। लेकिन फ्राउनहोफर में ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? अभी देखा पहले से ही दूर है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे तो कुछ शेप या फिर इंटेंसिटी जो है, पैटर्न जो हमें मिलने वाली है, ऐसे कुछ उसमें कुछ खास चेंज होने वाला नहीं है। तो ये हो गया हमारा फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में। इधर तक लिखने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।